हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि मुस्लिम वुमेन के राइट्स को लेकर आई है। 10 जुलाई की ये जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है स्पेशली फॉर द मुस्लिम वुमेन, क्योंकि ये सीधा सीधा उनके राइट्स के बारे में बात करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली बोल दिया है कि भाई जो मुस्लिम वुमेन है जिनका डिवोर्स हो गया है, जिनको डिवोर्स दे दिया है, उनके पास ये पूरा राइट है कि वो कोर्ट जा सकती हैं और अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी वो अपने लिए मेंटेनेंस सीख कर सकती हैं। ठीक है, अब ये जो बात है ये ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसी जजमेंट में कहा है, ये चीज तो 1985 में भी सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये जो चीजें हैं वो बार बार मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये चीजें डिसाइड करनी पड़ती हैं। तो जो अभी का ये मैटर हुआ है जिसके ऊपर ये जजमेंट आई है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं 1985 जो कि शाह बानो वाला केस था उसको थोड़ा सा आपको बताऊंगी, और उसके बाद क्योंकि एक लॉ भी बना और जिसकी वजह से ये चीजें जो है वो अभी भी कंफ्यूज में ही चल रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये चीजें बार बार क्लियर करनी पड़ती हैं। तो 1985 में शाह बानो वाला जो मैटर था, हाईलाइटेड मैटर है, आप सबको पता होगा। शाह बानो पहुंची थी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जो है वो पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था उसने तलाक दिया था, ट्रिपल तलाक जो है वो दिया था और कोई मेंटेनेंस भी नहीं दिया था। तो शाह बानो ने अपनी जो है वो लड़ाई लड़ी थी अपने राइट्स के लिए और अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपी से उसने जो है वो मेंटेनेंस सीख करी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है वो मेंटेनेंस ग्रांट भी करी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम भी कहा था कि ये जो सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी है, अब सीआरपीसी जो ऐसा लॉ है वो एक सेक्युलर लॉ है जो पूरी कंट्री के लिए सेम है। ऐसा नहीं कि किसी का पर्सनल लॉ है कि वहां पे सिर्फ जो हिंदू महिलाएं हैं वही जा सकती हैं मेंटेनेंस के लिए, नहीं। जो सीआरपीसी में ये जो सेक्शन 125 है ये वाइफ को, बच्चों को, पेरेंट्स को, जो भी डिपेंडेंट है जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते वो मेंटेनेंस सीख करते हैं इस सेक्शन के अंडर जाके। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम भी कहा था कि भाई किसी को भी रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करना उसके राइट से जस्ट बिकॉज कि उनका जो पर्सनल लॉ है वो लॉ नहीं कर रहा है, आप किसी के राइट्स को जो है वो खत्म नहीं कर सकते क्योंकि उनका पर्सनल लॉ उनको अलाउ नहीं कर रहा। पर्सनल लॉ जो आपको दे रहा है वो दे रहा है, लेकिन जो आपकी कंट्री में जो सेक्युलर लॉज हैं जिसके हिसाब से आप सबके लिए इक्वल लॉज होने चाहिए, वो लॉ आपको अलाउ करता है कि आप अंडर सेक्शन 125 आप जो है वो मेंटेनेंस सीख कर सकते हो, तो आप मेंटेनेंस सीख कर सकते हो। ठीक है, आपको आपके पर्सनल लॉज नहीं रोक सकते, आपको आपका रिलीजन नहीं रोक सकता इस बेस पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो 1985 में ये चीज क्लियर कर दी थी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई? प्रॉब्लम क्रिएट हुई जब 1986 में लॉ पास हुआ इस मैटर को लेके, मुस्लिम वुमेन के राइट्स को लेके। और मुस्लिम वुमेन को राइट्स देने के नाम पे उनके साथ सिर्फ और सिर्फ चीटिंग हुई। मैं तो यही बोलूंगी कि चीटिंग हुई है। ठीक है, जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस सरकार उस टाइम पे थी और एक अच्छी खासी मेजोरिटी में वो सरकार थी, फिर भी उनके ऊपर इतना ज्यादा दबाव बनाया गया था कि ये जो जजमेंट आई थी बिल्कुल इसके ऑपोजिट एक तरह से लॉ बना वो, और लॉ का नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स 1986। ये एक्ट जो है वो उस टाइम पास हुआ था और इसमें जो मेंटेनेंस देने की बात करी गई थी वो थी कि सिर्फ इद्दत का जो पीरियड होगा उस मुस्लिम वुमेन का जिसको आपने डिवोर्स दे दिया है, उसके इद्दत के पीरियड तक आप उसको मेंटेनेंस दोगे और जो बच्चा होगा उसको 2 साल तक, मतलब जब से वो पैदा हुआ और जब वो 2 साल का हो जाएगा तब तक उसको सिर्फ जो है वो मेंटेनेंस देनी है। तो क्या 2 साल के बाद बच्चा अपने आप कमाना शुरू कर देगा? मतलब वो सोचने वाली बात थी। जो लेडी खुद के लिए मेंटेनेंस मांग रही है, जिसका खुद का खाने पीने का कुछ नहीं है, क्योंकि देखो आपने डिवोर्स दे दिया, ट्रिपल तलाक फटाफट जो है वो डिवोर्स दे दिया, उसके बाद मेंटेनेंस भी कुछ नहीं है। और जो इद्दत वाली बात होती है तो 3-4 महीने की बात है कि 3 महीने का इद्दत पीरियड रहता है, तो 3 महीने के लिए क्या मेंटेनेंस देना हुआ? ठीक है, वो देना है और बच्चा 2 साल तक, उसके बाद वो खुद का भी गुजारा करे, अपने बच्चे का भी गुजारा करे, कैसे पता नहीं। ठीक है, फिर भी उन्होंने 1986 में ये जो है वो लॉ पास किया और ये जो 1985 की जजमेंट आई थी, मतलब कि शाह बानो वाले मैटर की, मैं तो कहूंगी बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो जजमेंट थी। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए उन्होंने ये जो है वो लॉ बनाया ताकि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बनी थी शाह बानो वाले केस में उसको एज ए प्रेसिडेंट जो है वो आगे किसी मैटर में ना यूज किया जाए, इसीलिए उन्होंने लॉ ही बना दिया। ठीक है, और ये लॉ ऐसा बना जो कि वुमेन के हक में तो बिल्कुल नहीं था, मुस्लिम वुमेन के हक में तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो सिनेरियो यही था और यही सिनेरियो वो लोग अब पकड़ कर चल रहे हैं कि भाई जो हमारा लॉ है वो तो सिर्फ इद्दत के
टाइम तक जो है वो मेंटेनेंस देने की बात करता है, उसके बाद की बात नहीं कहता। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो लेडी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है और उसके पास अगर बच्चे भी हैं तो वो कैसे अपना गुजारा करेगी। इसीलिए अगर वो मेंटेनेंस सीख कर रही है अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो अपने आप जो है वो अपना गुजारा नहीं कर पा रही है, तो कहां से गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सीआरपीसी है वो उसका भी लॉ है, ठीक है, वो उसको भी अगर वो पनिशमेंट दे रहा है तो उसको वो राइट्स भी दे रहा है जो उसको मिलने चाहिए। अगर आप रिलीजन के बेस पे, क्योंकि जब इक्वालिटी की बात आती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 कहता है कि किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। जो भी हमारी कंट्रीज में लॉ चलते हैं, जो राइट्स होते हैं, पॉलिसीज बनती हैं, उसमें आप किसी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन, रेस, जो भी उनका है, उस बेसिस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी के साथ। तो ये जो सेक्शन है ये भी सबके लिए इक्वल है, तो वहां पे उसकी जो मेंटेनेंस है वो खत्म कैसे हो जाएगी, उसका जो राइट है वो खत्म कैसे हो जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बार बार क्लियर किया है कि ये एक सेकुलर लॉ है और सबके लिए सेम है। इसीलिए जो अगर उसकी ऐसी सिचुएशन है और अगर वो एप्लीकेशन मूव करती है तो उसकी एप्लीकेशन को मेंटेन किया जाएगा। वो इस जो है वो अपने लिए मेंटेनेंस मांग सकती है, उसकी एप्लीकेशन बिल्कुल मेंटेनेबल है। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी थी और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने यही सारी चीजें बोली हैं। और अभी अब मैं इस लेटेस्ट जजमेंट की बात करूं तो ये जो पूरा मैटर था ये तेलंगाना का मैटर था। तो जो मुस्लिम वुमेन है वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, जिनका नाम था मोहम्मद अब्दुल समाद, ठीक है, इनके अगेंस्ट जो है वो फैमिली कोर्ट में जाती है कि उनको ट्रिपल तलाक दे दिया था और उसके बाद मेंटेनेंस भी कुछ नहीं दी थी और इसीलिए उन्होंने मेंटेनेंस के लिए जो है वो एप्लीकेशन लगा दी अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी, ठीक है। और जिसमें फैमिली कोर्ट, तेलंगाना का जो फैमिली कोर्ट है, उसने अलाउ भी कर दिया कि 20,000 हर महीने जो है वो अपनी वाइफ को, जो हस्बैंड था, उसको देना पड़ेगा। अब ये जो हस्बैंड है ये हाई कोर्ट चला जाता है तेलंगाना के ही, और जो हाई कोर्ट है वो जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था उसको अपहोल्ड तो करता है, उसको जो है वो मान्यता देता है, लेकिन जो अमाउंट था उसको रिड्यूस कर देता है कि 10,000 देना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक उनका जो मैटर है वो भी पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ है, इसलिए जो अभी डिस्प्यूट तो चल रहा है, लेकिन जो इंट्री मेंटेनेंस थी वो जो है वो हाई कोर्ट ने बोला कि आपको देनी पड़ेगी। अब इसी बात को लेके ये जो मुस्लिम मैन था, हस्बैंड था, ये पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो एप्लीकेशन मेरी वाइफ ने लगाई है अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी ये मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि जो एक्ट है, इनका जो खुद का एक्ट है, जिसका मैंने पहले भी आपको बताया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स 1986, ये कहीं पे नहीं कहता कि मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, ना ही इसमें कोई सीआरपीसी का जिक्र किया है, ठीक है, कि पहले इद्दत पीरियड का देना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो बाकी मेंटेनेंस अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी, ऐसी कोई जो है वो रेफरेंस सीआरपीसी का नहीं दिया है। तो यहाँ पे सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन मेरी वाइफ ने लगाई है वो मेंटेनेबल ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई देखो, यहाँ पे रिलीजन की बात ही नहीं आती, यहाँ पे जो राइट है वो सबके लिए सेम है, एक सेकुलर लॉ है, पूरी कंट्री में सेम लॉ चलता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो वुमेन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हर रिलीजन, उसके पास ये पूरा राइट है कि वो एप्लीकेशन लगा सकती है और उसकी जो एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल भी है। इसीलिए जो आपको अमाउंट बोला गया है देने के लिए एज ए मेंटेनेंस, वो आपको देना पड़ेगा। तो ये थी पूरी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। आई होप आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ आई होंगी। मैंने चीज़ें आपको जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो आप तक ज़रूर पहुंची होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर जाना। और इसके अलावा आप लोग क्या समझते हो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये सही है या गलत है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।